IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक एस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बजट 2024-25 को देखेंगे, जो 70 बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, बजट के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल डायग्राम के माध्यम से बताया हूँ। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। और बिहार बजट में क्या क्या किया गया है, क्या प्रावधान किया गया है और बिहार बजट में क्या प्राथमिकताएं हैं, हम सब पे यहाँ डिस्कशन अच्छे से करेंगे। तो आप लोग जो है पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। फिर भी कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। हम लोग अगर बिहार बजट की बात करते हैं तो बिहार बजट 2024 जो 25 है, ये 13 फरवरी 2024 को बिहार के उप मुख्यमंत्री और सह वित्त मंत्री, तो उप मुख्यमंत्री हैं और इनको जो है वित्त मंत्रालय का कार्यभार दिया गया है, सम्राट चौधरी ने बिहार विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया। तो 2024-25 का जो बजट का आकार है, अगर उसको एक हम जो है नॉर्मल तरीके से देखते हैं तो 2,78,726 करोड़ रुपए का बजट है। अगर इसको हम एक्चुअल में देखते हैं तो ये आपका कितना है, 2,78,725 जो है 72 करोड़ का बजट है। तो याद रखना, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार बजट का आकार कितना है। तो बिहार बजट का आकार आपको इसको अच्छे से याद रखना है। ये मैंने जानबूझ के दे दिया है जिससे आपको एक तरह से एक आइडिया रहे कि कितना बजट है, ठीक है। तो उसमें याद रखना जो है 725.72 है, तो उसको हमने यहाँ पे बता दिया है 726 करोड़ का लगभग समथिंग है। तो आप उसी तरीके से अगर याद करेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि लगभग इतना है। तो लेकिन एक्चुअल बजट आपका ये है, ठीक है। तो आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बिहार का एक्चुअल बजट कितना है। तो बजट का आकार भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बनता है, याद रखिएगा। और जो अभी तक जितना भी बजट बिहार में पेश हुआ है, ये सबसे बड़ा बजट है। यह बजट पिछले साल के बजट से 2023-24 से अगर देखा जाए तो 16,840 करोड़ रुपए ज्यादा का बजट है, ठीक है। तो याद रखना, ये अब तक का ये सबसे बड़ा बजट है बिहार का, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार का जो बजट है 2023-24 से 2024-25 के बीच में कितना करोड़ रुपए का बजट ज्यादा का हुआ है। तो आपको ये डाटा याद रखना है, फिगर। और याद रखना बिहार का जो एक्चुअल डाटा है, बिहार बजट का पूरा आकार कितना है, तो आपको ये याद रखना है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको जहां आप पढ़ाई करते हैं वहाँ दीवार पे कहीं आप लिख दीजिए कहीं पर, जिससे आपको बार बार नजर पड़ेगी तो आपको ये याद हो जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आता है ऐसे ही क्वेश्चन, तो गलत ना होने पाए और आपके हाथ से ये क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगर पूछा जाए कि बिहार के जो बजट पेश किया गया है उसमें कितनी प्राथमिकताएं हैं, तो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बिहार के बजट में 8 प्राथमिकताओं को तय किया गया है। तो 8 प्राथमिकताओं का मतलब यह होता है कि इन 8 सेक्टर में बिहार सरकार काम करेगी, ठीक है। और बिहार सरकार उन 8 सेक्टर को चुना कौन कौन सा है। पहला है आपका नियुक्ति और जो है रोजगार। तो बिहार सरकार ने नियुक्ति और रोजगार को फोकस किया और लगातार वैकेंसी आ भी रही है। और जो अधिक से देखा होगा टीचरों की भर्ती हुई है, बीपीएससी में बहुत ज़्यादा सीटें हैं, ठीक है। महिला सशक्तिकरण, इसका जो दूसरा प्राथमिकता है बिहार बजट में बिहार सरकार की, वो है आपका महिला सशक्तिकरण। तीसरा है आपका विभिन्न वर्गों का कल्याण, जो विभिन्न वर्ग हैं उनका कल्याण करना है। चौथा है आपका स्वास्थ्य पर क्षेत्र है। पांचवा आपका है शिक्षा पर क्षेत्र है। 6 नंबर पर है आपका कृषि और ग्रामीण विकास है। 7 नंबर पर उद्योग उद्यमिता और विकास है। और 8 नंबर पर पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास है। तो ये 8 प्राथमिकताओं के साथ बिहार का बजट पेश किया गया है। तो इन 8 प्राथमिकताओं को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, बिहार का जो बजट 2024-25 का पेश किया गया है, इनमें कौन सी प्राथमिकता नहीं है या कौन सी प्राथमिकता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको इनको अच्छे से याद रखना है। इन सारी प्राथमिकताओं को आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और याद रखना, ये जो छोटे छोटे पॉइंट हैं इनको मैं यूट्यूब के पोस्ट पे भी मैं डालता रहूँगा, तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा। तो आप लोग जो है चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको ये सब चीज़ें मिलती रहें। अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब बजट पेश होता है तो बजट का क्या होता है, कितना पैसा आता है और कितना पैसा जाता है, खर्च होता है, यही होता है बजट, ठीक है। तो याद रखना, अगर पूछा जाए कि बजट में रुपया कहाँ जाता है, सरकार जो है रुपया कहाँ खर्च करती है, इसको कहते हैं रुपया कहाँ जाता है। तो सरकार सबसे अधिक पैसा किस पे खर्च करती है, कितना खर्च करती है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो शुरू के आपको 4 याद रखना पड़ेगा कि 4 ऐसे कौन से सेक्टर हैं जहां बिहार सरकार के बजट में सबसे अधिक पैसा जो है अलॉट किया गया है। तो उसमें सबसे पहला है सामाजिक सेवाएं।
बिहार सरकार सबसे अधिक पैसा अगर पूछा जाए किस पे खर्च करती है, तो सामाजिक सेवाओं पे खर्च करती है। कितना? तो 38.89% जो है पैसा, 38.89% पैसा किस पे खर्च करती है? सामाजिक सेवा पे। तो सबसे अधिक कौन होता है? सामाजिक सेवा पे पैसा खर्च किया जाता है। तो आपको ये डायग्राम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो आपका है सामान्य सेवाएं। सामान्य सेवाओं पर बिहार के बजट में 29.95% पैसा खर्च किया जाएगा। फिर तीसरा सबसे बड़ा जो मद है वो आर्थिक सेवाएं हैं, और आर्थिक सेवाओं में बजट पे खर्च कितना किया जाएगा? तो 22.68% पैसा किस पे खर्च होगा? सामाजिक सेवाओं पे खर्च होगा। तो आपको शुरू के 3 याद रखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा किस पर है? सामाजिक सेवा पर, दूसरा सामान्य सेवा पर, और तीसरा आर्थिक सेवा पर। चौथा जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो कौन सा है? तो लोक ऋण की वापसी। जो लोक ऋण लिया जाता है उसकी वापसी जो होती है वो 8.03% है। तो ये 4 सेक्टर आपको अच्छे से याद रखना है कि जहां बिहार सरकार सबसे अधिक पैसा खर्च करती, कहाँ पैसा जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन को डायग्राम के माध्यम से याद करना जरूरी है, ठीक है। तो याद रखना, सबसे ज्यादा सामाजिक सेवा पर, 2 नंबर पर आपका कौन है? सामान्य सेवा, 3 नंबर पर है आर्थिक सेवा, 4 नंबर पर लोक ऋण की वापसी, इसके बाद 5 नंबर पर आपका ऋण और पेंशन, और आपका 6 नंबर पर सहायता, अनुदान और अंशदान। ये सेक्टर हैं जहां बिहार सरकार के बजट में पैसा खर्च किया जाएगा, ये बताया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा डायग्राम कहता है रुपया कहाँ से आता है। जो बिहार का बजट होता है तो रुपया कहाँ खर्च होता है, ये मैंने बता दिया। रुपया किन किन क्षेत्रों से बिहार सरकार के बजट में मिलता है, वहाँ के राजस्व में आता है, ये देखना है। तो सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो आपका कौन सा है? तो वो आपका है केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा। इसमें जो है बिहार को कितना पैसा मिलता है? पूरे बजट का देखा जाए तो 40.52% पैसा याद रखना किसको मिलता है? बिहार के बजट में मिलता है। बिहार सरकार को कहां से? तो केंद्रीय करों में राज्यों के अंश से मिलता है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखना। तो सबसे अधिक पैसा खर्च कहां होता है? सामाजिक सेवाओं पे। पैसा आता कहां से? तो राज्य करों में, जो है करों में राज्यों का हिस्सा होता है केंद्रीय करों में, वहां से मिलता है। तो ये आपका ये फिगर याद रखना पड़ेगा कि परसेंटेज कितना है और किस मद पे खर्च हो रहा है, ठीक है। दूसरा जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो कौन सा है? तो राज्य है। राज्य सरकार के कर राजस्व, जो बिहार सरकार के कर राजस्व है, जो टैक्स बिहार सरकार के, जहां से बिहार सरकार को पैसा मिलता है, वो 19.42% है, ठीक है। जो तीसरा सबसे बड़ा सेक्टर है वो कौन सा है? तो केंद्र सरकार से सहायता अनुदान। केंद्र सरकार से जो सहायता अनुदान मिलता है बिहार सरकार को, कितना मिला है? तो 18.70% मिला है, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद चौथा जो नंबर है वो आपका है लोक ऋण। लोक ऋण से बिहार सरकार को जो पैसा जो है आया है, तो कहां से आया है? लोक ऋण से आया है। और कितना आया है? तो 18.53% आया है पैसा। और जो आपका 5वां नंबर है तो राज्य का कर भिन्न राजस्व है, जो टैक्स से अलग जो पैसा मिलता है बिहार सरकार को, वो 2.63% है। तो बिहार को सबसे अधिक पैसा किस सेक्टर से मिल रहा है? तो याद रखना, नंबर 1 पर कौन है आपका? तो केंद्रीय करों में राज्यों का अंश, ये आपको परसेंटेज याद रखना पड़ेगा। नंबर 2 पे कौन है? तो राज्य सरकार के कर राजस्व, ये कितना है? याद रखना, ये आपका 19.47% है। 3 नंबर पे कौन है आपका? केंद्र सरकार जो है के सहायता अनुदान है। और 4 नंबर पे कौन है आपका? लोक ऋण है। और 5 नंबर पे आपका जो है राज्य का कर जो है भिन्न राजस्व है। तो शुरू के 3 याद रखेगा, 1, 2 और 3 याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा कहां से पैसा आता है। तो शुरू के 3 या 4 इसको आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। और ये भी मैं आपको पोस्ट में रिवीजन कराता रहूंगा यूट्यूब पे, ठीक है। और इसका PDF भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो इस चीज को याद रखना, जहां से क्वेश्चन आ सकता है बजट में, वही मैंने यहाँ पे डाला है, जिससे आपको क्वेश्चन बिल्कुल आपको वही चीज याद रखना है जो एग्जाम में आने वाला हो। तो फालतू चीजें हमें नहीं पढ़नी, क्योंकि डाटा बेस्ड चीजें होता है और बहुत ज्यादा डाटा याद नहीं हो सकता है। इसीलिए हमें उन्हीं डाटा को पकड़ना है जहां से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बिहार सरकार के आय व्यय अनुमानों को अगर हम विवरण देखते हैं, तो कुल आय होने का अनुमान बिहार में कितना लगाया गया है बजट में? तो 2,78,925.72 करोड़ रुपए का आय बिहार सरकार को मिली है। तो जो बिहार सरकार को आय होने का अनुमान है वो इतना है। वो कहां से अनुमान है? तो राजस्व आय से बिहार सरकार को कितना मिलेगा? तो 81.31% पैसा जो है किससे मिलेगा? तो राजस्व आय से। अगर इसकी रकम देखा जाए तो 2 जो है लाख
26,798.42 करोड़ रुपए जो है बिहार सरकार को किससे मिलेगा, तो राजस्व कर से, जो टैक्स होता है। पूंजी कर जो पूंजीगत आय होती है वहां से बिहार सरकार को कितना पैसा मिलेगा, अगर परसेंटेज देखा जाए तो परसेंटेज ज्यादा पूछा जाता है, तो 18.69%। लेकिन अगर इसको हम फिगर में देखते हैं करोड़ में, तो याद रखना ये आपका कितना हो जाएगा, 52,100 जो है 27.31 करोड़ रुपया हो जाएगा। तो बिहार सरकार का जो कुल आय का अनुमान लगाया गया है वो ये है। आप इसको ये मत समझिएगा ये बजट का आकार है, ये बजट का आकार नहीं है, ये कुल आय प्राप्त होने का आकार है, बिहार सरकार को कितना पैसा मिलेगा, ठीक है। तो उसमें जो है याद दिखेगा, राजस्व आय सबसे ज्यादा है और पूंजीगत आय सबसे कम है, ये बात याद रखना। उसी तरह अगर देखा जाए तो कुल व्यय होने का अनुमान कितना है, तो 2,78,725.72 करोड़ रुपए है। इसमें जो है राजस्व व्यय कितना होगा, ठीक है, तो राजस्व व्यय होगा 80.97% और पूंजीगत व्यय कितना होगा 19.03%। अगर इसको हम अगर फिगर में देखें, अमाउंट में देखते हैं, तो राजस्व व्यय कितना होगा, तो 2,25,677 करोड़ रुपए होगा। तो ये फिगर आपको याद रखना पड़ेगा और ये फिगर आपको याद रखना कितना व्यय होगा और कितनी आय होगी, यही सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगर बात करते हैं तो इसमें याद रखना जो राजकोषीय घाटा होता है ये भी पूछा जाता है। तो याद रखना GSDP इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। याद रखना ये जो है कितना होगा 2000, यही आपसे पूछा जाएगा 2024-25 में कितना होगा, ये अनुमान लगाया गया। तो याद रखना ये आपको फिगर याद रखना पड़ेगा, ये फिगर कितना होगा, तो 9,76,514 करोड़ रुपए होगा। तो ये आपका कितना है, ये क्या है बिहार का, तो बिहार का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। राजकोषीय घाटा बिहार का कितना होगा 2000 किसमें, तो अनुमान लगाया गया 2024-25 में, तो अनुमान याद रखना ये 2.98% होगा राजकोषीय घाटा। ये फिगर आपको याद रखना होगा परसेंटेज में, और कितना हो सकता है रकम में अगर पूछा जाए तो याद रखना ये होगा कितना, तो 29,095.43 करोड़ रुपए। तो आपको ये दोनों याद रखना है, बाकी ये सब कोई मतलब नहीं है, इन सबका कोई मतलब ही नहीं है। आपको केवल ये दोनों फिगर याद रखना पड़ेगा, एक ये और एक ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बजट में हमें ये भी देखना पड़ता है कि हमें क्या याद रखना है और क्या याद नहीं रखना है। तो राजकोषीय घाटा आपसे पूछा जाएगा और बिहार का जो है क्या पूछा जाएगा, तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पूछा जाएगा। आपको ये दोनों आपको यही याद रखना है, इसके अलावा आपको कुछ इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। इतना डाटाबेस क्वेश्चन आप याद भी नहीं कर सकते हैं, वहां पूछा भी नहीं जाता है, ठीक है। अब हम लोग बिहार बजट 2024-25 के महत्वपूर्ण आंकड़े को कर देखते हैं। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार का GSDP कितना है, ठीक है। तो बिहार का GSDP का मतलब क्या होगा, तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा, ये आपको याद रखना है। तो कितना होगा ये फिगर आपको याद रखना पड़ेगा, अभी आपको मैंने ऊपर भी बताया है। तो कितना होगा 9,76,514 करोड़ रुपए का, ठीक है। दूसरा बजट का आकार कितना है, पहले मैं आपको शुरू में बता दिया है। तो बजट का आकार भी आपसे पूछा जाता है, बजट का आकार कितना है, तो याद रखना 2,78,725.72 करोड़ रुपए हैं, ठीक है। तो समथिंग ये कितना हो जाएगा 700 लगभग 26 करोड़ हो जाएगा। योजना मद पर व्यय कितना होगा, जितनी भी बिहार की योजनाएं चल रही हैं उसमें बिहार कितना पैसा खर्च करेगा, ये सीधी सीधी रकम है कितना, तो याद रखना 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। कुल व्यय का कितना, लगभग 35.88%। तो ये परसेंटेज में और याद रखना इसमें अमाउंट दोनों में पूछा जा सकता है। तो परसेंटेज की अगर बात करें, पूछा जाएगा एग्जाम में कि योजना बिहार के बजट 2024-25 के योजना मद पर कितना परसेंटेज पैसा खर्च होगा, तो ये आपको फिगर याद रखना होगा 35 कितना होगा, तो 35.88%। अगर आपसे पूछा जाए कि 2024-25 के बजट में योजना मद पर कितना व्यय किया जाएगा, अगर रकम पूछा जाए तो 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होगा। तो आपको ये दोनों याद रखना पड़ेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि गैर योजना मद पर कितना पैसा खर्च होगा। गैर योजना मद हो गया कि जहां योजनाओं पैसा ना खर्च हो, अन्य चीजों पे खर्च होता है। तो याद रखना वो कितना होगा 1,78,706 करोड़ रुपए खर्च होगा। कुल व्यय का कितना होगा, तो कुल व्यय का जो याद रखना जो है 64.12% होगा। तो आपको ये भी फिगर आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सामान्य सेवाओं पर कितना व्यय होगा बिहार के बजट में, तो 4,731.42 करोड़ होगा। सामाजिक सेवाओं पर कितना व्यय होगा, तो याद रखना 6,077.505 करोड़ रुपए होगा। और आर्थिक सेवाओं पर कितना व्यय होगा, तो याद रखना 18,607.44 करोड़ रुपए खर्च होगा। और अब बात करते हैं अगर
राजस्व अधिशेष कितना होगा, बचत कितनी होगी, बिहार के बजट में बताया गया है। तो याद रखना 1121.40 करोड़ रुपया जो है क्या होगा, तो याद रखना बिहार का अधिशेष है। अगर इसको हम किसमें देखते हैं तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर देखते हैं, GSDP में देखते हैं तो 0.11% पैसा बिहार का अधिशेष हो रहा है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बिहार के अगर बजट को देखते हैं तो बिहार के बजट में कितना पैसा किस विभाग को दिया जा रहा है 2024-25 के बजट में। तो शिक्षा पर अगर देखा जाए, शिक्षा पर सर्वाधिक व्यय हो रहा है कितना, तो शिक्षा पर सबसे अधिक 52,639.03 करोड़ रुपए किस पे खर्च किया जा रहा है, शिक्षा पे खर्च हो रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए सबसे अधिक किस विभाग को पैसा दिया गया है, तो शिक्षा विभाग को कितना दिया गया है, ये रकम याद रखना है। 2 नंबर पे कौन है, स्वास्थ्य विभाग है। तो स्वास्थ्य विभाग को 14,932.03 करोड़ रुपए दिया गया है। 2 नंबर पर आपका कौन है, स्वास्थ्य विभाग है। 3 नंबर पर है ग्रामीण विकास विभाग, इसके लिए 14,296.71 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। तो 3 नंबर पे कौन हो गया आपका, कौन सा, ग्रामीण विकास। 4 नंबर पर ऊर्जा विभाग को पैसा दिया गया है 11,422.68 करोड़ रुपए, और सामाजिक कल्याण विभाग को दिया गया है 8,238.57 करोड़ रुपए। तो आपको ये फिगर याद रखना पड़ेगा, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे केवल ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि कितना पैसा किस विभाग को दिया जा रहा है, या उसको घटते क्रम में अगर पूछा जाए तो आपको घटते क्रम में ये आपको ये याद रखना पड़ेगा। और अगर सबसे अधिक किया जाए किस पे किया जा रहा है तो आपका शिक्षा पर, या हो सकता है आपको इंडिविजुअल भी पूछा जा सकते हैं कि याद रखना स्वास्थ्य विभाग को कितना पैसा दिया जा रहा है, ग्रामीण विकास में कितना दिया जा रहा है, अलग अलग भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको ये पूरा फिगर आपको याद रखना पड़ेगा। तो जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जहां क्वेश्चन आ सकता है, मैं उसी की यहाँ बात कर रहा हूं, तो आप इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वर्ष 2024-25 के अगर बजट के देखें तो बजट में सबसे अधिक किस योजना पर पैसा खर्च किया गया। अभी मैंने क्या देखा था कि किस विभाग को सबसे अधिक पैसा दिया गया था, तो शिक्षा विभाग को। और किस योजना पर सबसे अधिक पैसा अगर खर्च किया जा रहा है तो भी शिक्षा विभाग ही का ही योजना है, समग्र शिक्षा या सर्व शिक्षा अभियान। इसको 14,596.46 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है किस पर, तो सबसे बड़ी जो शिक्षा योजना है कौन सी, सर्व शिक्षा अभियान पे। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और 100% ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 2 नंबर पर है मनरेगा। मनरेगा को जो है कितना 5,092 करोड़ रुपए दिया जा रहा है। 7 निश्चय 2 योजना जो बिहार की बहुत फेमस योजना है, उसको जो है कितना दिया जा रहा है 5,040 करोड़ रुपए। तो ये आपको ये फिगर याद रखना है। जल जीवन हरियाली मिशन पे कितना दिया जा रहा है योजना पर, तो 413.29 करोड़ रुपए। सतत जीविकोपार्जन योजना पे 250 करोड़ रुपए, और बिहार लघु उद्यमी योजना पर 100 करोड़ रुपए दिया जा रहा है। तो आपको ये फिगर भी याद रखना है, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बजट में है वही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है तो आप पूरे बजट को नहीं समझ सकते हैं, पूरे बजट के आंकड़े को नहीं जान सकते हैं। तो जो मेन चीजें आप उसको याद रखेंगे, क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, आपके गलत क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिहार में के बजट में और क्या क्या कहा गया है। तो बिहार में वर्ष 2015-16 से वर्ष 2022-23 के मध्य उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक स्तरों पर ड्रॉप आउट में गिरावट आई है। मतलब बच्चे जो पढ़ने जाते हैं स्टूडेंट, उन्होंने स्कूल को ड्रॉप नहीं किया है। तो उच्च शिक्षा में कितना % की गिरावट आई है, तो ये आपको याद रखना है कितना, तो 39.4% गिरावट आई उच्च शिक्षा में। इतने % लोगों ने जो है स्कूल को छोड़ा नहीं है, उच्च शिक्षा को छोड़ा, कॉलेज को छोड़ा नहीं है। माध्यमिक विद्यालय को कितने लोगों ने नहीं छोड़ा है, 40% लोगों ने इनमें गिरावट आई है। और याद रखना प्राथमिक स्तर पे 25% की गिरावट आई है ड्रॉप आउट में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधर रही है और लोग जो है शिक्षा में विश्वास अब करना शुरू कर दिए हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। तो इतनी जो गिरावट आई है, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि उच्च शिक्षा में गिरावट कितनी है, माध्यमिक में कितनी गिरावट है और आपका प्राथमिक में कितनी गिरावट है। इन डाटा को आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा 7 निश्चय के जो है हर घर नल का जल योजना के सफल क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप नल के जल का जो है अच्छादन वर्ष 2015 से के मात्र 2% से बढ़ करके अब लगभग 7% हो गया है। तो 7% लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है हर घर तक पानी पहुंचाने का, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो 7 निश्चय में एक कॉलम जो है आपका ये भी था, जिसको प्राप्त करने की ओर 7% बिहार आगे बढ़ रहा है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की जल जीवन सर्वेक्षण रैंकिंग में देश के सर्वोपरि 4
जो है सर्वोपरि 5 जिलों में बिहार के 4 जिले हैं। ठीक है, तो सर्वोपरि 5 जिलों में बिहार के 4 जिले कौन कौन से हैं, किसमें, तो जल शक्ति मंत्रालय के जल जीवन सर्वेक्षण में। तो बिहार के 4 जिले कौन कौन से हैं, पहला है आपका समस्तीपुर, ये क्वेश्चन जो है 99% आ सकता है। ठीक है, शेखपुरा, सुपौल और बांका, ये 4 जिले टॉप 5 में हैं, बिहार के हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इन चारों जिलों को आपको याद रखना पड़ेगा। जहां जल जीवन सर्वेक्षण रैंकिंग में ये जो है टॉप 5 में 4 बिहार के हैं। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद रखना। और ये रैंकिंग किसकी है, तो जल शक्ति मंत्रालय की है, भारत सरकार की है। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नीति आयोग की रिपोर्ट, नीति आयोग ही जो है गरीबी से और सामाजिक क्षेत्रों में जो ये रिपोर्ट आती है बहुआयामी गरीबी की, उसकी रिपोर्ट यही जारी करती है। तो नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में आर्थिक सामाजिक क्षेत्रों में नीतिगत सुधार के फलस्वरूप 2015-16 का बहुआयामी गरीबी सूचकांक कितना था, तो याद रखना 51.89% था। ठीक है, इसका मतलब बिहार में बहुआयामी गरीबी 2015 जो है 15-16 में कितनी थी, तो 51.89% थी। ये डाटा बेस से आ सकता है, जो घट करके 2019-21 के मध्य कितनी हो गई है, तो 33.79% हो गई थी। कब, 2019 से और 21 के बीच में। तो ये डाटा अभी लेटेस्ट है। ठीक है, अब इस डाटे को अपडेट जब किया गया तो गरीबी जो है दर में गिरावट दर्ज करने में, याद रखना, इस मामले में बिहार सबसे आगे है, जहां गरीबी दर सबसे तेजी से घटी है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ है, इसी अवधि में बिहार में गरीबी दर में कितना परसेंट गिरावट आई है, तो 18.13% अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। तो भारत में सबसे अधिक गरीबी में गिरावट बिहार में हुई है, लेकिन कितना हुई है ये डाटा याद रखना पड़ेगा, 18.13% गिरावट हुई है। वहीं पूरे देश में अगर देखा जाए तो गिरावट कितनी हुई है, 9.89% की गिरावट हुई है। तो पूरे देश में गिरावट कितनी हुई है, 9.89%, लेकिन बिहार में कितनी हुई है, 18.13% की हुई है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इस अवधि में राज्य के 2.25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर हुए हैं। 2015-16 से लेकर 2019-21 के बीच में बिहार से कितने लोग गरीबी से बाहर हुए हैं, ये डाटा आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ परसेंटेज नहीं दिया है, यहाँ लोग दिया गया है। याद, यहाँ परसेंटेज है, यहाँ परसेंटेज है, लेकिन यहाँ परसेंटेज नहीं है। तो 2.25 करोड़ लोग, परसेंटेज नहीं है, लोग गरीबी से बाहर हुए हैं। तो ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बिहार में उद्यमिता के वातावरण को सुदृढ़ करने और उद्यमियों को, मतलब कि जो व्यापारी होते हैं, को बिहार में निवेश करने के लिए, मतलब उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए आकर्षित करने के उद्देश्य से बिहार बिजनेस जो है कनेक्ट जो है 2023 का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो आयोजन किस लिए किया गया था कि जो हमारे देश के बड़े बड़े उद्यमी हैं वो बिहार में आकर्षित हो और निवेश करेंगे, तो उससे रोजगार बढ़ेगा और बिहार सरकार की आय बढ़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य में पर्यटन के सर्वांगीण विकास हेतु निवेश को प्रोत्साहित देने के लिए बिहार पर्यटन नीति लागू की गई है। इस नीति के अंतर्गत, किस नीति के अंतर्गत, बिहार पर्यटन नीति के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए तक के निवेश पर 30% की सब्सिडी दी जाएगी। अधिकतम सीमा 3 करोड़ रुपए। अगर कोई बिहार में आता है और पर्यटन का विकास करता है और 10 करोड़ रुपए का अगर वो निवेश करता है बिहार किसी क्षेत्र में, तो उसे 30% की सब्सिडी दी जाएगी। तो यही सब होता है आकर्षित करने का तरीका, तभी रोजगार वहां बढ़ता है। दूसरा है आपका 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक के निवेश पर 25% सब्सिडी दी जाएगी। अधिकतम 10 करोड़ रुपए और 25 करोड़ रुपए तक प्रावधान किया गया है। तो एक 10 करोड़ रुपए, एक 50 करोड़ रुपए के लिए कितने % सब्सिडी दी जाएगी, ये आपको याद रखना होगा। ये भी बिल्कुल परसेंटेज में है, पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई बिहार में निवेश करता है तो इन 2 छूट के अलावा और क्या दिया जाएगा, तो वित्तीय प्रोत्साहन हेतु स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण, भूमि रूपांतरण शुल्क, विद्युत आपूर्ति शुल्क में 5 वर्षों में 7% की छूट दी जाएगी। तब लोग आकर के निवेश बिहार में करेंगे। इसके अलावा और क्या किया जाएगा, तो राज्य सरकार द्वारा SGST मतलब होता है स्टेट GST, प्रतिपूर्ति के मद में 5 वर्षों तक 80% छूट देने का निर्णय लिया गया अगर कोई बिहार में निवेश करता है पर्यटन के क्षेत्र में।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा द्वारा उनके सपनों को साकार करने के लिए राज्य सरकार ने सभी 66 अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों और 21 जो है अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों को जो है कितना दिया जाएगा, तो जो है 12 तक स्तर के उत्क्रमित करने का निर्णय लिया गया है। इसका मतलब हो गया कि जो बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे हैं उनको जो है आवासीय विद्यालय दिया जाएगा और जो है उनको जो है रहने की व्यवस्था की जाएगी, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा प्रत्येक आवासीय विद्यालय में सीटों की संख्या को 400 से बढ़ा करके 720 करने का निर्णय लिया गया है। तो जो जिन इस विद्यालयों में हॉस्टल होते हैं उनकी सीटों की संख्या बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार आईटी पॉलिसी 2024, आपसे पूछा जाएगा बिहार आईटी पॉलिसी कब लागू की गई है? 2024 लागू की गई है। तो इसका भी उल्लेख बजट में किया गया है। यह नीति 5 वर्षों के लिए लागू होगी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार आईटी पॉलिसी जो नीति है वो कितने वर्षों तक लागू होगी? 5 वर्षों तक। पहला क्वेश्चन, इस नीति का उद्देश्य आईटी जो है प्रक्षेत्र में युवाओं के लिए लाभकारी रोजगार के अवसर सृजित करना और उनकी रोजगार क्षमताओं को बढ़ाना, एक अस्थायी कौशल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तैयार रखना, जो बिहार आईटी पॉलिसी लागू की गई है रोजगार को बढ़ाने के लिए और साथ में ये 5 वर्षों के लिए की गई है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, आपको इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू की गई है 2023 में। ठीक है, तो इसका भी उल्लेख बिहार के बजट में किया गया है। तो ये पहल लागू की गई है बिहार में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा सरकार जो है इलेक्ट्रॉनिक वाहन के 2 पहिए, 4 पहिए, यात्री वाहनों, भारी मोटर वाहनों पर 75% और शेष श्रेणी के वाहनों पर कर में 50% की छूट देगी। ये पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने ये जो है नियम लागू किया है, इतना छूट दिया है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। इसके अलावा 2015-16 में नवीकरणीय स्रोतों में जहां 13% बिजली का उत्पादन होता था, वहीं 2024 और 25 में 35% तो है करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना 2015-16 में नवीकरणीय जो स्रोत होता है, नवीकरणीय ऊर्जा मतलब सौर ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, पवन ऊर्जा, इसको कहते हैं। तो 13% बिजली का उत्पादन होता था, लेकिन इससे 35% लक्ष्य रखा गया है प्राप्त करने का। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बजट में लक्ष्य रखा गया कि हम 2024-25 तक 35% हम लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछा जा सकता है। अब हम लोग बिहार के बजट 2024-25 में बिहार बजट की 8 प्राथमिकताओं की चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। तो इन 8 प्राथमिकताओं के अंतर्गत क्या किया गया है, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। तो याद रखना, सबसे पहले अगर बात करें तो याद रखना नियुक्ति और रोजगार। तो नियुक्ति और रोजगार में बिहार ने क्या किया है ये इसमें बताया गया है बजट में। तो याद रखना, शिक्षक भर्ती नियुक्ति के प्रथम चरण में 1,02,515 और द्वितीय चरण में 97,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है और तीसरा चरण का भी रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, 7 निश्चय जो 2 योजना थी उसमें 20 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये उसी लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए ये लगातार वैकेंसी जो आ रही हैं ये उसी का हिस्सा है। तो जो 8 प्राथमिकताएं तय की गई हैं उसमें पहला नियुक्ति और रोजगार, तो उसी के बारे में यहाँ बताया गया है डिटेल में, इसको हमें देखना है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ एक आपको नोटिस करना है कि 20 लाख नौकरी की बात नहीं हो रही है, यहाँ 20 लाख रोजगार की बात हो रही है। अगर सरकार किसी को लोन देती है और लोन से अगर वो कोई छोटा मोटा उद्योग चलाता है तो उसको भी रोजगार में गिना जाएगा। तो 20 लाख नौकरी नहीं है, यहाँ 20 लाख रोजगार है। आप इस पर ध्यान दीजिएगा, सरकार बहुत सावधानी पूर्वक काम करती है। ठीक है, जिससे उसको कोई फंसा ना सके। ठीक है, तो आप भी मत फंसिएगा, यहाँ रोजगार समझिएगा, नौकरी मत समझिएगा। ठीक है, अब गलत हो सकता है क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन के पॉइंट व्यू से बता रहा हूँ, मैं किसी सरकार का सपोर्ट या विपक्ष का या हमें से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें केवल उस पॉइंट पर गौर करना है जहां से आप ना फंसें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य में गरीब परिवारों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए और बेरोजगारी दर में कमी करने के उद्देश्य से बिहार लघु उद्यमी योजना की स्वीकृति की गई है। तो बिहार लघु उद्यमी योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत गरीब रेखा वर्ग के लगभग 2 लाख जो रुपए बतौर अनुदान के रूप में दी जाती है। इस योजना में चालू वित्तीय वर्ष में 250 करोड़ रुपए, आगामी वित्तीय वर्ष में 1000 करोड़ रुपए की स्वीकृति की जाएगी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बिहार के जो 8 प्राथमिकताएं हैं उसमें दूसरा कौन है? महिला सशक्तिकरण है। तो महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो महिलाओं द्वारा जो है 85 जैविक खेती क्लस्टर विकसित किया जा रहा है
बिहार में। तो पूछा जाएगा कि जो है बिहार में कितने जैविक क्लस्टर बनाए जा रहे हैं महिलाओं के द्वारा, तो 85। ये क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा। महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत नगर निगम पटना में सलम में रह रही महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु जो है क्या एक योजना शुरू की गई है, उसका नाम है जो है स्वच्छांगिनी योजना का क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो याद रखना ये योजना किसके लिए है, तो नगर निगम की महिलाओं और जो सलम में मतलब कि मलिन बस्तियों में महिलाएं रहती हैं उनके लिए बजट में इस योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है, इन महिलाओं को उद्योगों से जोड़कर उनको स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना और उनके चहुमुखी विकास हेतु उनका नियंत्रण क्षमता वर्धन करना, उनका मतलब एक तरह से क्या कह सकते हैं उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना, इसके लिए योजना शुरू की गई है। 8 आपका प्राथमिकताएं हैं उसमें जो है जो आपका तीसरा है वो आपका है विभिन्न वर्गों का कल्याण। तो मुख्यमंत्री आवास स्थल क्रय सहायता योजना के अंतर्गत आवासहीन और भूमिहीन परिवारों को वर्ष 2023-24 में जमीन क्रय के लिए दी जा रही 60,000 रुपए की राशि की सीमा को बढ़ा करके 1 लाख रुपए कर दिया गया है। तो याद रखना जिनके पास आवास नहीं है, जो भूमिहीन है, अगर वो जमीन लेना चाहते हैं तो उनको पहले 60,000 रुपए मिलता था, अब उसको बढ़ा करके 1 लाख रुपए कर दिया गया है। ये क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा। तो विभिन्न वर्गों के कल्याण में आपका ये भी वर्ग आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर, तो जननायक कर्पूरी ठाकुर को अभी भारत में दिया गया है। छात्रावास योजना के अंतर्गत सभी जिलों में एक छात्रावास के निर्माण की स्वीकृति की गई है। तो इन्हीं के नाम पर छात्रावास बनाया जाएगा, हर जिले में एक, जिसमें कुल 36 जिलों में छात्रावास संचालित हैं और शेष 2 जिलों में निर्माण कार्य चल रहा है। तो ये योजना शुरू हो चुकी है, बजट में इसका उल्लेख किया गया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में कम से कम एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण किए जाने का भी निर्णय लिया गया है, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। फिर अगला जो चौथा सेक्टर है आपका वो स्वास्थ्य प्रक्षेत्र है। पूर्व में राज्य में 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल थे, अब क्या है वर्तमान में 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल कार्यरत हैं तथा 15 नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल स्वीकृत किए गए हैं। तो याद रखना वर्तमान में जो है 13 काम कर रहे हैं, लेकिन 15 और बनाने का निर्णय लिया गया है बजट में, यह आपसे पूछा जा सकता है स्वास्थ्य क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, ये कहा है मुजफ्फरपुर में। एक क्वेश्चन आपसे भी पूछा जा सकता है कि परिसर में टाटा मेमोरियल अस्पताल मुंबई के सहयोग से होमी भाभा कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि होमी भाभा कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है, तो मुजफ्फरपुर में किया गया है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा राज्य के 9 जिलों में अर्थात पूर्णिया में, छपरा, बेतिया, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली, सिवान, जमुई और सीतामढ़ी में नए चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। याद रखना ये 9 जिलों में निर्माण किया जा रहा है, उन जिलों को आपको नाम याद रखना पड़ेगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा बड़गांव नालंदा में 121 करोड़ रुपए की लागत से 10 एकड़ क्षेत्र में नालंदा खुला विश्वविद्यालय का जो है निर्माणाधीन भवन स्थापित किया गया है और इसका जो है काम भी शुरू कर दिया गया है, इसका उद्घाटन भी कर दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं शिक्षा पर क्षेत्र में। तो राज्य के सरकारी प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी और शिक्षक अनुपात को राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप लाने के उद्देश्य से प्रथम चरण और द्वितीय चरण मिलाकर के 2 लाख शिक्षक की नियुक्ति की गई है। तो बिहार में शिक्षक की नियुक्ति की गई है, याद रखना किसके लिए, तो विद्यार्थी और शिक्षक रेशियो को कम करने के लिए, रोजगार देने के लिए, क्योंकि लक्ष्य है बिहार सरकार का। तो 2 लाख तो दे चुके हैं लेकिन और प्रोसेस में है और तीसरे चरण का रिजल्ट भी आ चुका है, तो अब इसमें आगे ऐड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। ठीक है, तो सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि यूपीएससी के लिए भी और बिहार बीसीएस के लिए भी दे दी जाती है। कैसे, तो इस योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली, संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी और बिहार लोक सेवा आयोग मतलब बीपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक मतलब प्रतियोगिता परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर मतलब पीटी अगर पास कर लेते हो तब पास करने वाली महिला अभ्यर्थियों को, पुरुष के लिए नहीं है, ये महिला अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की अग्रतर तैयारी करने के लिए
1 लाख रुपए और 50,000 रुपए की राशि दी जाती है बिहार सरकार के द्वारा। अगर आप कोई लड़की है बिहार की है और अगर वो यूपीएससी क्लियर करती है पीटी एग्जाम तो उसे 1 लाख रुपए, और अगर वो बीपीएससी पास कर लेती है तो उसे याद रखना 50,000 रुपए दिया जाएगा मेंस की तैयारी और इंटरव्यू तैयारी करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी योजना है। बहुत सारी लड़कियां हैं जो सपना है उनका आईएएस बनने का, बीपीएससी निकालने का, और लगातार वो पढ़ाई भी कर रही हैं, तो उनके लिए एक तरह से अगर वो गरीब है तो एक प्रोत्साहन राशि मिलने से उनका मनोबल बढ़ता है और वो अपनी तैयारी करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती हैं। तो ऐसी योजनाओं को हमेशा जो है हमेशा सराहा जाता है और ऐसी योजनाएं होनी चाहिए गरीबों के लिए, जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए बहुत जरूरी है। सरकार ऐसा अगर कर रही है तो बहुत अच्छा कर रही है। ठीक है, तो आप लोग भी जो है इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृषि और ग्रामीण विकास, तो याद रखना जो 8 प्राथमिकताएं हैं उसमें कृषि और ग्रामीण विकास भी है। तो चतुर्थ कृषि रोड मैप्स बिहार सरकार ने लागू किया है कब से कब तक, तो 2023 से 28 तक। आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि चतुर्थ कृषि रोड मैप जो शुरू किया गया है बिहार में वो कब से कब तक है, तो 23 से 28 तक है, 5 साल के लिए। 1,62,000 करोड़ रुपए की लागत योजना क्रियान्वयन की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। ठीक है, तो कितना पैसा दिया गया है जो है चतुर्थ कृषि रोड मैप में, आपको ये याद रखना है, और कब से कब तक के लिए है ये याद रखना है। चतुर्थ जो कृषि रोड मैप के क्रियान्वयन के फलस्वरूप क्या वृद्धि होगी, मतलब क्या हमें अचीव होगा, बिहार को क्या अचीव होगा, तो कृषि उत्पादों की उपज में वृद्धि होगी। अगर कृषि रोड जो चतुर्थ कृषि रोड मैप अगर लागू हो जाता है तो उसके फलस्वरूप क्या हमें मिलेगा, मतलब बिहार को क्या मिलेगा ये समझना है। तो पहला, कृषि उत्पादों की उपज में वृद्धि होगी। दूसरा, कृषि उपज के भंडारण, प्रसंस्करण और क्षमता का विस्तार होगा। कृषि उत्पादों तथा बीज, सिंचाई, तकनीक, परामर्श आदि सुलभता से किसानों को प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मेंस में पॉइंट डाला जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। जलवायु परिवर्तन की परिस्थितियों से मुकाबला करने में भी किसान सक्षम होंगे, किसानों की आमदनी बढ़ेगी। तो इसके लिए चतुर्थ रोड मैप का यह उद्देश्य है, ये प्राप्त होगा। ठीक है, अगला है आपका उद्योग और उद्यमिता विकास। याद रखना ये 8 प्राथमिकताओं में से 7वां है। ज्ञान भवन पटना में दिनांक 13 और 14 दिसंबर को बिहार बिजनेस जो है कनेक्ट 2023 का आयोजन किया गया था। ठीक है, जिसमें देश और विदेश के उद्योग जगत से जुड़े लगभग 600 निवेशकों द्वारा भाग लिया गया था। साथ ही जो है लॉजिस्टिक पॉलिसी 2023 का लोकार्पण भी किया गया था। पटना के बिहटा के सिकंदरपुर के औद्योगिक क्षेत्र में जो है प्लग एंड जो है प्ले शेड का उद्घाटन किया गया, जिसके द्वारा उद्यमियों के लिए सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि जो आपके जो उद्यमी होते हैं उनको सेवाएं देने के लिए इस जो है क्या शुरू किया गया है, प्लग एंड प्ले शुरू किया गया है। तो याद रखना कहाँ पर, तो बिहार के बिहटा से सिकंदरपुर में के औद्योगिक क्षेत्र में शुरू किया गया है। और याद रखना अगला है आपका जो है पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास। तो 8 प्राथमिकताओं में से ये अंतिम है। राज्य में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत वर्ष 2019 और 20 से अब तक 15 करोड़ 55 लाख से अधिक पौधों का रोपण किया गया है। तो यह आंकड़ा भी आपको याद रखना है। राज्य के हरित आवरण को 17% करने का लक्ष्य भी रखा गया है। तो बिहार में जो हरित आवरण है वो लगभग 10% के आसपास है। ठीक है, उसको 17% लक्ष्य रखा गया है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा रोपण हेतु पौधों की उपलब्धता के लिए निजी पौधशालाओं का विस्तार सभी प्रखंडों में किया जा रहा है। कृषकों और जीविका समूहों को इससे जोड़ा जाएगा, जिससे उनकी अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको याद रखना होगा। तो 8 प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं मैंने बता दिया, उनमें क्या शुरू किया जाएगा ये बता दिया मैंने। अब जो अगला वीडियो आएगा वो पहले आर्थिक समीक्षा का आएगा बिहार के। इसके अलावा हम बिहार के बजट और आर्थिक समीक्षा का MCQ क्वेश्चन भी आप लोगों को करा देंगे। तो एक तरह से आपका थ्योरी भी हो जाएगा और एक तरह का आपका जो है MCQ क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो अगर एक क्वेश्चन आएंगे तो गलत नहीं होंगे। 2000 सीट है, इस बार खूब मन लगा करके आप पढ़ेंगे। 20 दिन और बचा है, 20 दिन अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप अधिकारी बन जाएंगे 6 महीने के अंदर। तो आप लोग अच्छे से इसको करिए। हमारा जितना सहयोग हो सकता है मैं पूरा सहयोग करूंगा। दिन रात आप लोगों के साथ लगा हुआ हूँ। फिर भी करके कोई डाउट होता है, कहीं कोई कमी रह जाती है तो आप लोग उसको बताइएगा। हम उसको और सुधार करके और अच्छे से आपको लाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको एग्जाम क्लियर हो जाए और आपका जो है आपका सपना पूरा हो जाए। तो हमारा चैनल का उद्देश्य बस यही है कि आप लोगों का जो है
एग्जाम पास होना चाहिए। अगर कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।